नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, चुनाव नजदीक है। स्वाभाविक है कि राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और इस सरगर्मी में चिराग पासवान के चिराग की आंच भी दिख रही है। कभी वो 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो कभी फिर एनडीए के मोदी जी के हनुमान बन जाते हैं। कभी जन सुराज मतलब प्रशांत किशोर की बड़ाई करते हैं। बात कुछ समझ में आ नहीं रही है। तो आज इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शशि शेखर जी। तो शशि शेखर जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। ये चिराग पासवान कर क्या रहे हैं? बड़ा यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है, लेकिन आप बताएं कर क्या रहे हैं? नहीं, वो वर्षों से बेसिकली जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं और उनके पिताजी जब नहीं रहे तो उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट था, सबसे पहला अपनी पार्टी को बचाने का, तो उस संकट से तो वो उबर चुके हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा संकट उनके सामने है, बिहार के एक सर्वमान्य नेता के तौर पे स्थापित होने का। जैसे उनके पिताजी थे, एक उनका अपना एक वोट बैंक था, उनकी अपनी एक स्वीकार्यता थी पूरे बिहार में। उस तरह का वोट बैंक होते हुए भी चिराग पासवान ऐसा लगता है कि अब तक वो बीजेपी के रहमो करम पर चल रहे हैं। मतलब एक अच्छा समीकरण बन जाता है लोकसभा के चुनाव में तो उनको 5-6 सीटें मिल जाती है। पहले उनके पिताजी मिनिस्टर थे, अब वो मिनिस्टर है। लेकिन जो सपना एक समय रामविलास जी का भी था बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, आप उस बैच को याद कीजिए, सन 77 बैच, उसमें से आपको चाहे नीतीश कुमार जी हो, लालू जी हो, सुशील कुमार मोदी जी हो, ये सब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। रामविलास जी भी उसी में थे और बड़े कद्दावर नेता थे। पटना से लेकर दिल्ली तक उनका एक राष्ट्रीय उनका इमेज था, लेकिन वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया था। मुझे लगता है कि चिराग पासवान के मन में एक ये चूंकि बात होगी, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो बिहारी है, लेकिन बिल्कुल। राजनीति इस वक्त पिछले कुछ समय से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के भरोसे चल रही है, बीजेपी के सहारे चल रही है। और उस छवि से, उस कैद से निकलने की एक छटपटाहट जरूर होगी उनकी। हालांकि पिछली बार तो जो उन्होंने 243 मतलब 243 नहीं 131 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, तो ये कहा गया था और ये बिल्कुल सही कहा गया था कि वो भाजपा के इशारे पे उन्होंने ऐसा किया जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वो इसमें सफल भी रहे। लेकिन अब इस बार वो क्या करेंगे? आज 5 साल बाद, इस बीच में लोकसभा का चुनाव भी हुआ, वो मिनिस्टर भी बने, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। लेकिन अब वो क्या करेंगे? क्या वो उसी इशारे पर अब भी काम करेंगे, या क्या चिराग पासवान इतने सक्षम हो चुके हैं कि अब वो कुछ अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके? तो ये सवाल है और उसी की छटपटाहट है कि वो कभी एनडीए सरकार मतलब नीतीश सरकार की भी आलोचना करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। ये भी कहते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग का चौपाल नाम से एक कार्यक्रम भी वो शुरू करने जा रहे हैं। तो वो खुद थोड़ा भ्रमित है, लेकिन एक छटपटाहट भी है मेरे ख्याल से उनके दिल में कि एक इंडिपेंडेंट छवि बनाई जाए, जैसे उनके पिताजी ने कभी बनाई थी। हालांकि वो भी कहा जाता था कि वो हमेशा किसी न किसी के साथ ही रहते थे, फिर भी उनकी एक स्वतंत्र जो छवि थी एक राजनेता के तौर पे वो थी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। वो छवि अभी तक चिराग पासवान की नहीं बनी है, वो देखते हैं कब तक बन पाता है। अब जो बातें आ रही हैं कि अब देखा जाए कि एक बार कहते हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे, दोबारा फिर एनडीए के साथ चले जाते हैं, फिर नीतीश कुमार के खिलाफ में मतलब
जिस एनडीए सरकार में वो हैं और बिहार में भी उसी की सरकार चल रही है, तो उनके शासन प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं। फिर 9 अगस्त को उनकी भेंट होती है बीजेपी के साथ, एनडीए के नेताओं के साथ, और वहां यह समझाया जाता है, जो बातें सामने आ रही थी, कि समझाया जाता है कि आप एनडीए के साथ बने रहिए और नीतीश जी को एकमात्र एक छत्र नेता बिहार का मान के ही राजनीति कीजिए। तो एक तरफ वो माने एनडीए कह रही है कि नीतीश जी को नेता मानिए, दूसरी तरफ वो नीतीश जी के शासन का खिलाफत कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या वो अपनी छवि नहीं बिगाड़ रहे हैं? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये उनकी छटपटाहट है एक भीतर की, कि देखिए वो हालांकि वो ये क्लियर कर चुके हैं कि हम सेंटर में एनडीए के साथ है, बिहार में एनडीए के साथ, एनडीए का हिस्सा नहीं है। और चूंकि जब उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा था तो उनको मात्र एक सीट मिली थी, मटिहानी का एक सीट था जो वो जीते थे, उनकी पार्टी जीती थी। हालांकि उनका वोट परसेंटेज बहुत अच्छा था, 5.66, लगभग 6% वोट उनको मिला था। और 25 ऐसी सीटें थी जहां पे उन्होंने जदयू को हराया था। मतलब जो जदयू के हार का अंतर था वो उनकी पार्टी को मिले वोट से कम था। कम था। तो उस तरह से तो वो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। अभी जो आप ये कह रहे हैं वो मैंने पहले जो कहा उसी की छटपटाहट है कि वो बिहार में अपने लिए स्पेस तलाश रहे हैं। देखिए, जो बैच 77 मैंने कहा आपको, तो बैच 77 अब लगभग बिहार से खत्म है। उसमें रविशंकर जी भी है, कुछ नेता और भी है, लेकिन या तो वो केंद्र की राजनीति में है या फिर अब वो धीरे धीरे बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। लालू जी सक्रिय राजनीति से बाहर ही है। नीतीश जी को आपने जैसा कहा कि एनडीए बीजेपी कह रही है कि वो एक छत्र एनडीए के नेता है, वो कहने के लिए ठीक है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो यही है कि अब नीतीश जी की अंतिम पारी है। और अब इसके बाद अगर एनडीए सत्ता में आती भी है तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री होंगे, और होंगे भी तो बहुत कम समय के लिए, 6 महीने 8 महीने के लिए बीजेपी उनको रखेगी। लेकिन अगले 5 साल तक बिहार को चला पाने का जो एक और भी कई कारक है, उम्र का भी तकाजा है, स्वास्थ्य भी एक कारण हो सकता है। तो बैच 77 अब अप्रासंगिक है। अब आप देखिए कि बिहार में कौन आ रहा है। बिहार में अब आ रहे हैं कन्हैया कुमार, अब आ रहे हैं कृष्णा लवरू, अब आ रहे हैं प्रोफेसर रतन लाल कांग्रेस में। बीजेपी से कौन आगे किए जा रहे हैं, तो सम्राट चौधरी जैसे युवा नेता आगे किए जा रहे हैं। तो राजद में पूरी कमान जो है तेजस्वी यादव ने संभाल ली है। प्रशांत किशोर एक अलग ही उनका अपनी 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 एक धारा लेकर वो आए हैं, कॉमन मैन पॉलिटिक्स, जो कॉमन मैन की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है उसको लेकर के। ऐसे में चिराग पासवान की भी इच्छा होगी कि वो भी एक विकल्प बनकर बिहार में उभरे। केंद्र में सवाल है कि मिनिस्टर बन करके और दिल्ली का बंगला लेकर के वो कब तक, मतलब वो फिर वही हाल हो जाएगा कि फिर बिहार में मतलब कुछ आपको मिलेगा नहीं, तो सपना नहीं, वो तो जी वो तो देखने में भी मिला। जैसे वो 9 संकल्प सभा जो उन्होंने आरा में किया था जून में, तो उसमें बजाते उनके कार्यकर्ताओं ने वो जो सभा हुई थी उसमें ये कहा गया था कि चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री पद की भूमिका में आवे। मतलब उनको सीएम चेहरा बनाया गया था। तो ये तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि मन में वो महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो जमीन नहीं बना पा रहा है। और मुझे लगता है कि वो जमीन तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक एनडीए के साथ, मतलब बैसाखी पे चलने वाला दौड़ तो नहीं सकता है ना। नहीं दौड़ सकता। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं तो उनको जिस तरह की मिनिस्ट्री मिली है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, वो चाहते हैं तो उनका उनका जो स्लोगन है उनकी पार्टी का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। युवा है, डैशिंग है, स्मार्ट है, जहां जाते हैं युवाओं के बीच उनका एक क्रेज है, लोग उनको पसंद करते हैं, युवा उनको पसंद करते हैं। लेकिन वो एक चीज है,
आपको ये भी पता है कि आपका 5-6% का एक वोट बैंक है जो आपके पिताजी की विरासत से आपको मिला है। वो बहुत हद तक मतलब मुझे लगता है कि वो आपके साथ बहुत मजबूती से बंधा हुआ है। और ये 5-6% वोट अगर किसी के पास हो तो ये कम नहीं है एक तरीके से शुरुआत करने के लिए। लेकिन वही बात है कि दो नाव की सवारी, तो आपकी मंजिल कहाँ जाएगी? मंजिल तक तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो मंत्रालय उनको मिला, अगर वो चाहते तो अपने मंत्रालय से कम वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के स्लोगन को चरितार्थ कर सकते थे। जैसे मैं बताऊं कि इस वक्त अगर उत्तर बिहार में बात करें, आप मोतिहारी से है, आप बताइए मोतिहारी में कितनी सारी सब्जियों की खेती होती है, फल की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे यहाँ? उत्तर बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे? और नहीं बिहार में तो क्लस्टर वाइज हमारे पास प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जिसको हम वैल्यू एडिशन करके बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन ये भी डर होगा कि अगर हम अपने दम पर बहुत अच्छा करेंगे तो फिर जो वहाँ जिसके सहारे, जिसकी वैसाखी के सहारे हम चल रहे हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो अपॉर्चुनिटी चिराग पासवान के पास है, लेकिन कुछ भय भी होगा, कुछ आशंका भी होगी, जिसकी वजह से उस अपॉर्चुनिटी को वो भुना नहीं पा रहे हैं। आपको याद होगा शशि जी कि जब ये 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे थे, बीच में एक बार आया था कि एनडीए से अलग हो जाएंगे, इस तरह की भी खबरें चल रही थी। उसी समय इनके एक बड़े नेता के यहाँ ईडी का छापा, और उसके बाद यह बातें निकल के सामने आती है कि इनको फिर जगह पर लाने की सारी व्यवस्था भाजपा ने कर दी है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो तेजस्वी यादव बार बार जब उनकी चर्चा होती है तो कहते हैं, हालांकि प्रशांत किशोर ने भी एक बार कहा था कि ये इतने दिन रहे हैं केंद्रीय मंत्री, एक भी काम बता दे जो इन्होंने अपने क्षेत्र में किया। क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो काम मंत्री है, वो केंद्रीय मंत्री है, क्षेत्र की बात क्यों? हम तो पूरे हिंदुस्तान में की बात करेंगे, या कम से कम बिहार की बात करेंगे। जो आदमी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। अब इसको जरा हम दूसरे तरह से कहें, आपने तो कहा ना ईडी वाली बात, तो उन्होंने तो हश्र देखा है ना अपने चाचा का, पशुपतिनाथ पारस का, कैसे उनको मिनिस्टर बनाया गया और फिर कैसे आज वो बिल्कुल हाशिए पे है राजनीति में, एक तरीके से बिल्कुल हाशिए पे है, कोई उनको पूछ नहीं रहा। तो ये डर, यही आशंकाएं हैं, यही डर है। लेकिन एक नेता जो होता है, एक राजनेता जो बड़ा होता है, मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ही बात करूंगा कि वो लोग ऐसे ही बड़े नेता नहीं हो गए। उन लोगों ने जरूरत पड़ी तो सीना ठोक कर त्याग पत्र भी दिया मंत्री पद से, विरोध किया, खुल के विरोध किया। और तो बड़ा नेता होना है, बड़ा कद पाना है, तो आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे जो हो। मैं तो ये कहूंगा कि तेजस्वी यादव या लालू यादव के परिवार पर सबसे ज्यादा ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के की दबिश है। तो क्या तेजस्वी यादव छोड़ दें राजनीति? अगर वो छोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या उनके पास? तो नहीं, छोड़ क्या देंगे? सारे दबिश के बावजूद सारे लोगों के सर में दर्द पैदा करने का काम तो तेजस्वी ही कर रहे हैं। तो ये यूएसपी, चिराग पासवान को अपना यूएसपी जो है तात्कालिक लाभ, अभी हम ठीक है, आप आए, 5 सीटें जीत गए, मिनिस्टर बन गए, दिल्ली में बड़ा अच्छा बंगला मिल गया, अगर यही आपकी राजनीति है, यही आपकी महत्वाकांक्षा अगर सीमित हो जाती है तो कोई बात नहीं है, फिर आप यही करिए। लेकिन अगर आपको अपने पिताजी के ड्रीम को पूरा करना है, आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जाने की अगर आपकी इच्छा है, तो आपको उस सबसे बाहर निकलकर बड़ी राजनीति करनी पड़ेगी, गठबंधन की और विकल्प तलाशने पड़ेंगे स्थानीय स्तर पर। अब छोड़ दीजिए विकल्प की बात कर रहे हैं, तो एक सीधा सवाल कि क्या प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाएंगे?
अब राजनीति में मतलब कुछ भी असंभव है क्या? और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जितना इंटरव्यू आप सुनिए प्रशांत किशोर का, तो वो चिराग पासवान की तारीफ करते हैं, बड़ाई और चिराग करते पासवान हैं। का जितना इंटरव्यू सुनिए तो वो प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं। और कितना अच्छा है, नहीं 5-6% वोट का एक चंक, एक लीडर, एक पार्टी अगर प्रशांत किशोर को इस वक्त मिल जाए और दोनों मिलकर चुनाव लड़ ले तो एक बड़ा समीकरण तैयार हो सकता है। मजबूत, हाँ मजबूत स्थिति बनेगी। बिल्कुल। अब यही मैं कह रहा, देखिए प्रशांत किशोर उनकी बड़ाई करते हैं, वो प्रशांत किशोर की बड़ाई करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि जब भी कोई इंटरव्यू हुआ है तो चाहे कोई भी नेता हो, प्रशांत किशोर के बारे में खुल के उल्टी बातें कोई नहीं कर रहा है। आप देख लीजिएगा, सम्राट चौधरी से भी पूछा गया प्रशांत किशोर के बारे में, तो वो बोलते हैं बड़े भाई हैं, कोई बोलते हैं कि अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन कोई खड़ा होकर सीधे उनका विरोध नहीं करता है। तो अब भले विरोध नहीं करने का जो भी कारण हो, चूंकि ज्यादा विरोध करेगा तो जिस तरह वो बखिया उधड़ रहे हैं, कभी दिलीप जायसवाल की, कभी कागज निकाल देंगे, तो उस डर से, चूंकि सब कोई हमाम में तो नंगे हैं ही हैं, तो यह भी बात हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर चिराग पासवान की बड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन किसी और नेता की बड़ाई नहीं करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या प्रशांत भी चाहते हैं कि चिराग उनके पास आवे। बिल्कुल, मैंने यही इसीलिए कहा कि बाकी नेता अगर कुछ नहीं कहते हैं तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी या राजनीतिक रणनीति है कि आप न बोले, उनको इग्नोर करें, उनको ज्यादा तवज्जो न दे, या उनको डर है कि कुछ कागज कहीं उनके पास न हो, तो इस वजह से वो लोग नहीं बोलते हैं, जो भी उनकी अपनी मजबूरी या रणनीति हो। लेकिन चिराग पासवान जो बोलते हैं उसमें आपको एक कोर्डियल रिलेशन दिखेगा, एक सद्भावना, मतलब पूर्ण एक रिश्ते की गर्माहट आपको दिखाई देगी उनके शब्दों में। और ठीक यही चीज प्रशांत किशोर में दिखेगा, जबकि प्रशांत किशोर जितने भी युवा नेता हैं खास करके ऑपोजिशन के, वो चाहे तेजस्वी यादव हो या चाहे बीजेपी के सम्राट चौधरी हो, उन सबको निशाना बना रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने चिराग पासवान को निशाना नहीं बनाया। अब ऐसा तो ऐसा तो है नहीं कि राजनीति में मतलब अगर कागज की बात होगी तो मेरा अनुभव तो मतलब यही कहता है पत्रकारिता का कि आप जहां हाथ डाल देंगे कागज तो वही निकल जाएगा। बिल्कुल कागज निकलेगा, और वो एक भय से हनुमान बना जाता है, एक भक्ति से। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भय क्या हनुमान है, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब अगर चुनाव की बात करते हैं, अब चूंकि चुनाव तो सर पे आ गया है, तो अगर ये प्रश्न जरा अलग तरह का है, अगर एनडीए के साथ चिराग पासवान रहते हैं तो क्या असर पड़ेगा, अगर एनडीए के से अलग होकर किसी दूसरे के साथ या अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या असर पड़ेगा एनडीए पर। देखिए सीधी सी बात है, एनडीए मतलब कि चिराग पासवान 2020 में भी 201, तो बात यह है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ना इस वक्त बहुत कठिन है चिराग पासवान के लिए, उतना उम्मीदवार ढूंढना। और चूंकि वो खुले तौर पे अभी मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के खिलाफ जाएंगे तब तक जब तक कि वो केंद्र में मंत्री है या सेंटर में एनडीए का हिस्सा है। आपको कह रहे हैं कि क्या होगा, ये 2020 में भी पता चल चुका है कि नीतीश कुमार को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनके असर को कम करने के लिए पिछली बार भी बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था। और अगर इस बार ऐसा ही वो करते हैं चिराग पासवान तो सेम जो एक्सपेरिमेंट है दोहराया जाएगा और सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन इन सबसे अलग हटके अगर कुछ ब्रेक थ्रू चिराग पासवान करते हैं केंद्र में मंत्री रहते हुए या न रहते हुए, और वो गठबंधन करते हैं किसी से, खास करके अगर मैं जन स्वराज की बात करूं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अंतर दिखेगा और
उसमें फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वो एनडीए का हिस्सा मतलब बीजेपी का हिस्सा बने या न बने, लेकिन अगर बीजेपी के इशारे पर काम करते रहेंगे तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। नीतीश कुमार जी को जैसा नुकसान 2020 में हुआ था उसी तरह का नुकसान 2025 में भी होगा। चूंकि इनके चाचा जी को तो राजद ने अपने साथ जोड़ लिया, एक तरह से जोड़ ही लिया, तो अब ये किधर जुड़ते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह भी बात मानी हुई है कि चिराग पासवान का बार बार अलग अलग तरह से अपनी रणनीति को दिखाना, ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को भी दिखाता है। और कमजोरी उसी बैसाखी की मुझे समझ में आती है, क्योंकि उनको मंत्री पद का भी लोभ है। उनको एनडीए से अगर अलग हो जाते हैं तो मंत्री पद चली जाएगी, और रामविलास पासवान जैसा वो हिम्मत अभी तो चिराग पासवान के सामने नजर नहीं आता है। आपको तो क्या लगता है? इसीलिए रामविलास जी थे। आज लोग पूरे देश में याद करते हैं, वो सिर्फ बिहार के वंचितों के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के वंचितों के नेता थे। चिराग पासवान के पास तो ये मौका है कि आप कम से कम बिहार के जो लोग हैं, जो आपका वोट बैंक है, जो वंचित तबका है, जो युवा है, जो नया जनरेशन, नई पीढ़ी, नई राजनीति चाह रहा है, बिहार में बदलाव जो चाह रहा है, आप उन आकांक्षाओं का रिप्रेजेंटेशन करें। और उसके लिए अगर आपको एक मंत्री पद छोड़ना पड़ता है तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, वो आप कभी भी ले सकते हैं, 2 साल 4 साल बाद भी ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि नई पीढ़ी के राजनेता भी जो है वो पुराने लोगों से, अपने ही पूर्वजों से सीखते नहीं है। वो शरद यादव जी से नहीं सीखते कि कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर कैसे वो जीत कर जनता उम्मीदवार बनकर आए। वो अपने पिताजी से भी उनको सीखना चाहिए कि एक वही गुजरात के मसले पर कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसका असर होता है। उनको याद करना चाहिए एक समय में इसी बिहार में लोजपा को रामविलास जी के नेतृत्व में मुझे लगता है 40 या उसके आसपास सीटें आई थी। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन गए थे उस समय की बात है। तो उस स्थिति को हासिल करने के लिए और देखिए एक और बड़ा कमाल का समीकरण है लोजपा के साथ कि ये पार्टी वंचितों की है, इसका वोट बैंक वंचितों का है, अनुसूचित जाति के लोग इनके समर्थक है। लेकिन इसके नेताओं में देखेंगे तो आपको सामान्य जाति के भी लोग बड़ी संख्या में है। प्रदेश अध्यक्ष से और से सांसद तक जिनको गिन लीजिए जी, तो ये तो इनका यूएसपी है एक तरीके से कि आप उनको भी लेकर चल रहे हैं, इनको भी लेकर चल रहे हैं। इसके राजनीतिक जो नफा नुकसान और विश्लेषण है वो उसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि वो वही वीआईपी वाला हाल है कि उसके नेता जो है सन ऑफ मल्ला कहते हैं, टिकट देने की बारी आती है तो सारे सवर्णों को टिकट दे देते हैं या अन्य जातियों को टिकट दे देते हैं। तो कहानी है। लेकिन ये तो अपॉर्चुनिटी है चिराग पासवान के लिए कि आपके साथ वो भी है, आपके साथ ये भी है, तो आप अपने इस यूएसपी, अपने स्ट्रेंथ को समझिए, उसके अकॉर्डिंगली फैसला लीजिए। अब तो समय की मांग भी है। अब तो बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी है युवा आबादी है, 60% आबादी मतलब 30-35 साल के भीतर की है। और आप इतने यंग स्मार्ट डैशिंग नेता है, जाइए लोग चौपाल शुरू हो रहा है, देखिए क्या होता है चिराग का चौपाल में। चिराग क्या करते हैं, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं या यही अंतिम सवाल आपसे यही है कि इन्होंने जो स्लोगन दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो ये बड़ा अपीलिंग था। युवा, आपने जैसा कहा कि बिहार युवाओं का प्रदेश है, तो उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के आधार पर अभी तक उन्होंने कोई काम किया हो, कोई कार्यक्रम किया हो, कोई उस तरह की योजना बनाई हो?
मैंने बताया तो आपको कि जिस तरह की मिनिस्ट्री उनको मिली है, वो चाहते तो क्रांति ला देते अभी 2 साल में यहाँ पे। मतलब अभी 2 साल नहीं, अभी तो कितना बहुत कम समय हुआ है, लेकिन जिस तरह की बिहार को फूड प्रोसेसिंग की ही जरूरत है। बिल्कुल। वो चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन दिक्कत वही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मजबूरी है मतलब राजनीति के लिए, लेकिन असल में वो दिल्ली फर्स्ट और दिल्ली वाला फर्स्ट के पॉलिसी पर वो चल रहे हैं। जिस दिन दिल्ली फर्स्ट छोड़कर बिहार फर्स्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका भविष्य यहाँ भी उज्जवल होगा। और आज जिस एक मंत्री पद के लिए वो फंसे हुए हैं, उससे बड़ा पद उनको मिल सकता है। देखिए क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ कंक्लूजन निकालते हैं कि जब तक दिल्ली फर्स्ट और मंत्री पद फर्स्ट को छोड़ के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर नहीं वो शिफ्ट करते हैं, तब तक की स्थितियां बहुत अच्छी दिख नहीं रही हैं। चलता रहेगा। तो इस वार्ता को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल किसी नए विषय पर। तो साथ देने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।